Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीएस एजुकेशन एरा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन। आज एक वन शॉट वीडियो होने वाला है। सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आज ही एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे, तो वीडियो को पूरा दिखना। वीडियो को चालू करने से पहले आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि हमने इस चैप्टर के एग्जाम्पल के 2 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हैं। उसकी वो वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो की लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, तो आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। The storage battery of a car has an EMF of 12 volt. If the internal resistance of the battery is 0.4 ohms, what is the maximum current that can be drawn from the battery? तो E is equal to 12 volt, R is equal to 0.4 ओमेगा, I is equal to डैश। तो हमको पता है E is equal to IR, तो I is equal to E अपॉन R। सॉरी फ्रेंड्स, आपको समझाना ही भूल गया। बोला गया है कि एक कार की बैटरी होती है ना, बहुत बड़ी होती है, आपने देखा होगा। तो उसकी कैपेसिटी ईएमएफ 12 वोल्ट। अब बोले उसके इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओमेगा है। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट सम है एमसीक्यू के लिए। ये आपको थियरी में नहीं पूछेगा, गुजरात बोर्ड में एमसीक्यू में ही पूछेगा ये। व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट, मतलब उन्होंने बोला कि ये 2 सिचुएसन है, मतलब ये जो वैल्यू, तो इस पर मैक्सिमम करंट कौन सा है। तो देखते हैं। ई इज इक्वल टू 12 वोल्ट, R इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट, I इज इक्वल टू डैश। तो E इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू E अपॉन R। तो दोनों वैल्यू हमारे पास पता है। तो 12 अपॉन 0.4 इज इक्वल टू 30 एम्पियर। तो बस इसका आंसर 30 एम्पियर आ गया कि मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम बैटरीज 30 एम्पियर रिस्पेक्टिवली। ये आपको नीचे लिख देना है। अब नंबर 2, ए बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस is connected 3 omega is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery when the current is closed? तो बोला गया है कि बैटरी का EMF 10 वोल्ट है, उसका रजिस्टर इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओमेगा है और वो रेजिस्टर से कनेक्ट है। ये तो काफ़ी कॉमन है, सबको पता होता है। अब बोला गया इफ़ द करंट इन द सर्किट इज़ 0.5 एम्पियर, कि अगर ये सिचुएशन में उसका करंट 0.5 एम्पियर है, तो बोला गया व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, टर्मिनल वोल्टेज और ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज़ क्लोज। मतलब ये एक क्लोज कनेक्शन हो तभी तो करंट पास होगा। तो उस सिचुएशन के दौरान क्या होगा उसका वोल्टेज, ये पूछा गया है। तो E इज इक्वल टू 10 वोल्ट, R इज इक्वल टू 3 ओमेगा। मैं खुद नहीं लिख रहा हूँ, ये पूरा उस क्वेश्चन में दिया गया है। तो ऐसा मत समझना कि कहाँ से लिखा है। ये 10 वोल्ट, ये 3 ओमेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 एम्पियर और R इज इक्वल टू डैश। तो रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इज इक्वल टू I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। ये थियरी में भी हम टेक्स्ट बुक में दिया गया है। I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। तो R प्लस R ऊपर भेज देंगे अपॉन E अपॉन I। तो E और I दोनों की वैल्यू मिल गई है, मतलब है ही। तो मज़ा आ गया, कुछ करने को बचा नहीं है अब। तो R प्लस R इज इक्वल टू 10 अपॉन 0.5। तो 10 अपॉन 0.5 20 होगा, क्योंकि ऊपर 50 लगा देगा यहाँ पे, तो ऊपर 100 हो जाएगा। 5 हो जाएगा तो ऊपर 100, 5 इंटू 20 हो जाएगा। तो R प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू 20। तो हमको स्मॉल r की वैल्यू तो पता है 3 है। तो R इज इक्वल टू 20 माइनस स्मॉल r, 20 माइनस 3 इज इक्वल टू 17 ओमेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये नंबर A का फाइनल आंसर आ गया। अब नंबर B, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो 10 EMF दिया गया है 10, I की वैल्यू 0.5 है और स्मॉल r की वैल्यू भी हमको 3 हमने फाइंड की नहीं, वो क्वेश्चन में दी गई है। तो बस कुछ है नहीं, खाली वैल्यू रख के आंसर लाना है। तो 10 माइनस 0.5 इंटू 3, तो 10 माइनस 1.5। तो V इज इक्वल टू 8.5 वोल्ट।
तो ये हमारा आंसर फाइनल। अब नंबर 3 पे आते हैं। अब वही 3 क्वेश्चन लगता है क्योंकि यहाँ पे नंबर हाइड हो गए हैं, तो आप देख लेना। 3 रजिस्टर ये मेरे एग्जाम में पूछा गया है MCQ फॉर्म में, और मेरा रॉन्ग हुआ है, तो आप वो गलती मत करना। 3 रजिस्टर 1 ओमेगा 2 ओमेगा एंड 3 ओमेगा आर कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये पहले ए नंबर का क्वेश्चन है। अब बी वैल्यू का बी नंबर है। इफ़ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो पहले बोला गया कि 3 रजिस्टर है ABC, तो उसका वैल्यू है 1 2 और 3। R1 इज इक्वल टू 1, R2 इज इक्वल टू 2, R3 इज इक्वल टू 3। आर कंबाइंड सीरीज, मतलब सबको सीरीज में रखा है, मतलब एक लाइन में रखा है। तो टोटल रेजिस्टेंस पूछा है, RS पूछा है। और नंबर 2 नहीं, पहले नंबर 1 ही सॉल्व कर देते ये नंबर। तो R1 इज इक्वल टू 1 ओमेगा, R2 इज इक्वल टू 2 ओमेगा, R3 इज इक्वल टू 3 ओमेगा। तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 ओमेगा। तो ये पहले एक आंसर आया। अब बी आएगा, इफ़ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ द EMF 12 वोल्ट, तो E इज इक्वल टू 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो मतलब 0 के बराबर होगा। ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो E इज इक्वल टू 12 वोल्ट। अब I इज इक्वल टू E अपॉन RS, तो 12 अपॉन 6 वो तो हमको पता है 2 आएगा। तो बस हमको पोटेंशियल ड्रॉप लिख देना है। I इक्वल टू IR है ना, तो यहाँ पे अलग अलग है, तो V1 V2 और V3 से फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 इज इक्वल टू R2, मतलब V2 इज इक्वल R2 का, तो V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3 रेजिस्टर 3, तो V3 इज इक्वल टू I इंटू R3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो ये फाइनल आंसर हुआ 2 4 और 6। अब 3 रजिस्टर नंबर 4, 3 रजिस्टर 2 ओमेगा 4 ओमेगा एंड 5 ओमेगा आर combined in parallel. What is the total resistance of the combination? अब नंबर बी, if the combination is connected to a battery of the EMF 20 volt and negligible internal resistance, determine the current through each resistor and the total current drawn from the battery. तो नंबर 1 का तो दोनों इसी है, खाली फॉर्मूला लगाना, ये भी MCQ में आएगा। R1 इज इक्वल टू 2 ओमेगा, R2 इज इक्वल टू 4 ओमेगा, R3 इज इक्वल टू 5 ओमेगा। तो R पैरेलल है, इसलिए RP इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 20। तो हमको पता है 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 19 अपॉन 20। RP इज इक्वल टू 20 अपॉन 19 इज इक्वल टू 1 ओमेगा। इन 1.1 आएगा पर नियरली 1 आएगा, तो RP इज इक्वल टू 1। अब नंबर 2, इफ़ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ द EMF 20 वोल्ट, तो बोला गया कि सेकंड सिचुएशन में कॉम्बिनेशन को 20 वोल्ट बैटरी पे लगाए और नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो बोला गया कि डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो ये कंडीशन में हमको बोला गया है कि हर एक रजिस्टर पे कितना करंट जाएगा और टोटल करंट एट द एंड ऑफ द सिचुएशन कितना होगा फ्रॉम द बैटरी। तो वैल्यू लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। तो हमको I चाहिए, तो I1 इज इक्वल टू E अपॉन R1 इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। करंट इसलिए एम्पियर यूनिट आएगा, बहुत ध्यान रखना। अब I2 इज इक्वल टू E अपॉन R2, तो E की वैल्यू है 20 अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। I3 इज इक्वल टू E अपॉन R3 इज इक्वल टू 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। टोटल इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी
तो टोटल होगा तीनों का आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 19 एम्पियर। तो ये फाइनल आंसर होगा। अब नंबर 5, एट ए रूम टेम्परेचर, जो कि हमारा होता है 27 डिग्री सेल्सियस, द रेजिस्टेंस of the heating element is 100 omega. What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 omega, given that the temperature coefficient of the material of the resistor is 1.70 into 10 to minus 4 per coulomb। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि रूम टेम्परेचर पे हीटिंग रेजिस्टेंस का, रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस होता है 100 ओमेगा। रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेल्सियस, वो आपको पता होगा। अब बोला है व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ़ द रेजिस्टेंस इज़ फाउंड टू बी 117 ओमेगा। तो यहाँ पे कल वाले सम जैसे आ गए एग्जाम्पल के जैसे कि तीन वैल्यू दी गई है और चौथी फाइंड करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो अब बोला गया है कि 100 ओमेगा पे 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 117 ओमेगा पे कितना, तो हाउ मच, तो वहाँ पे क्वेश्चन लगा देंगे। ऑल्सो गिवन दैट अल्फा इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू माइनस 4 पर कूलम। तो T0 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, R0, क्योंकि यहाँ पे दो केस है इसलिए हम T0 और R0 मतलब इनिशियल लेंगे। तो R0 इज इक्वल टू 100 ओमेगा, T इज इक्वल टू डैश, R इज इक्वल टू 117 ओमेगा, अल्फा इज इक्वल टू 1.70 इंटू 10 टू माइनस 4 पर कूलम। तो अब हमको पता है हमारा फॉर्मूला R इज इक्वल टू R0 1 प्लस R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T0। तो रख देंगे R की वैल्यू 117 है, R0 100, 1 अल्फा की वैल्यू 1.7 इंटू 10 टू माइनस 4 इंटू T माइनस 27। तो 1.17 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 100 को डिवाइड कर देंगे इस बाजू, तो 1 प्लस 1.7 इंटू 10 टू माइनस 4 इंटू T माइनस 27। तो 0.17 इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू माइनस 4 इंटू T माइनस 27। तो T माइनस 27 इज इक्वल टू 0.17 अपॉन 1.7 इंटू 10 टू माइनस 4। तो T माइनस 27 इज इक्वल टू 1000 ओमेगा, क्योंकि ऊपर 10⁴ जाएगा तो 17,000 हो जाएगा, 1,70,000, तो डिवाइड बाय 1.7 तो 1000 ओमेगा हो जाएगा। अब T इज इक्वल टू RHS पे ले जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू 1000 प्लस 27, तो T इज इक्वल टू 1027 डिग्री सेल्सियस। तो इतना टेम्परेचर होगा जब वो 117 ओमेगा पे पहुँचेगा। तो 27 डिग्री सेल्सियस पे 100 ओमेगा था, तो 117 ओमेगा पे 1027 सेल्सियस जो है हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। A negligibility small current is passed through a wire of length 15 meter and a uniform cross section 8 into 10 to minus 7 meter square, and its resistance is measured to be 50 omega. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? तो बोला गया है कि बहुत स्मॉल नेग्लिजिबल अमाउंट का करंट पास होता है एक वायर से, तो वो वायर की लंबाई है 15 एम्पियर, उसका एरिया है 6 इंटू 10 टू माइनस 7 मीटर स्क्वायर। अब बोला गया है इंटरनल रेजिस्टेंस भी 50 ओमेगा है। तो व्हाट इज़ द रेजिस्टिविटी, रो पूछा है हमको, ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये बेसिकली एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तो एक शॉर्ट मेथड ही है इसकी। तो लेंथ इज इक्वल टू 15 मीटर, एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर, स्मॉल कैपिटल R इज इक्वल टू 5 ओमेगा, रो इज इक्वल टू डैश। तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो रो इज इक्वल टू RA बाई एल, तो R इंटू ए 5 इंटू 6 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 15 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ ओमेगा मीटर। तो ये उसका फाइनल आंसर है। एक्सरसाइज में काफ़ी सिंपल सम है, छोटे छोटे, बट एग्जाम्पल में 4-5 इंपॉर्टेंट सम है जो आपके 3 और 4 मार्क में आने के चांस ज़्यादा है, तो वहाँ से वो
तो याद वो प्रैक्टिस करना। और टेक्स्ट बुक के बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये लोग वैल्यू भी नहीं बदलते, खाली टेक्स्ट बुक ही सॉल्व करना अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर करते हो तो। दूसरा क्वेश्चन चालू करने से पहले आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर दीजिए, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट वहाँ पे मिलती रहेगी। अब नंबर कौन सा होगा, 5 होगा शायद, पता नहीं। ए सिल्वर वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओमेगा एट 27.5 डिग्री सेल्सियस and a resistance of 2.7 omega at 100 degree Celsius. Determine the temperature coefficient of resistivity. तो यहाँ पे कुछ नया है, हमको यहाँ पे अल्फ़ा फाइंड करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में अल्फ़ा दिया था और टेम्परेचर फाइंड करना था। तो बोला गया कि एक सिल्वर वायर है, सिल्वर से बना है, तो उसका रेजिस्टेंस 2.1 ओमेगा है। तो टेम्परेचर दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, 27.5। और दूसरे क्वेश्चन भी उसका रेजिस्टेंस है 2.7 ओमेगा हो जाता है जब टेम्परेचर हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस दौरान हमको अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो काफ़ी सिंपल सम है। T0 इज इक्वल टू 27.5 डिग्री सेल्सियस, R0 इज इक्वल टू 2.1 ओमेगा, R इज इक्वल टू 2.6 ओमेगा, T इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू डैश, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू डैश। तो T0 R0 की वैल्यू पता है, R और T की भी पता है, अल्फ़ा तो हमको पता है अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा R अपॉन R0 इंटू डेल्टा T। तो डेल्टा आर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आर माइनस R0 अपन आर डेल्टा टी होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो आर माइनस R0 इज इक्वल टू R0 इंटू टी माइनस T0। तो इज इक्वल टू 2.7 माइनस 2.1 अपॉन 2.1 इंटू 100 माइनस 27.5। तो 2.7 माइनस 2.1 हो जाएगा 0.6 अपॉन 2.1 इंटू टी हो जाएगा 100 माइनस 27.5। तो वो हो जाएगा 72.5। तो 0.6 अपॉन 52.25। तो 0.0039 डिग्री सेल्सियस पर वही है अल्फ़ा एड मजा टेम्परेचर ही है बराबर, इज इक्वल टू 3.9 इंटू 10⁻³ पर कूलम। ये मेरा ऑटोग्राफ है, आगे काम लगेगा, खाली मस्ती कर रहा हूँ, डोंट माइंड। अब नंबर 6 या 7 होगा पता नहीं। ए हीटिंग एलिमेंट यूजेस निक्रोम connected to a 230 volt supply draws an initial current of 3.2 ampere which settles after a few seconds to a steady value। यह ऐसा एग्जाम्पल हमने कर दिया है तो ये उसका रिवीजन हो जाएगा। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ़ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ निक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व इज 1.70 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। तो बोला गया है कि एक हीटिंग एलिमेंट जो निक्रोम यूज़ करते हैं उसका वोल्टेज 230 वोल्ट से कनेक्ट किया जाता है। तो वो जो हमारे घर पे सप्लाई आता है वो उसका करंट 3.2 एम्पियर। तो ये दूसरी वैल्यू आ गई आपको, ये पहले 230 और 3.2। अब बोला गया है कि आफ्टर ए फ्यू सेकंड मतलब कुछ पल के बाद उसका करंट हो जाता है 2.8 एम्पियर, 0.4 से डिक्रीज हो गया। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। तो ये सिचुएशन पे कितना टेम्परेचर होगा हीटिंग एलिमेंट का, जो रूम टेम्परेचर पर 27 पे हो गया हो और टेम्परेचर अब कोई भी मतलब अल्फ़ा वैल्यू दी गई है 1.70 इंटू 10⁻⁴ कूलम इनवर्स। ये आपको यूनिट याद रखनी होगी। तो V इज इक्वल टू 230 वोल्ट रिमेन कांस्टेंट। याद रखना कि घर का जो भी सप्लाई आता है वो हमेशा सेम होता है, कभी ऐसा नहीं होगा 230 आया बाद में 440 दे देगा। ये कांस्टेंट ही रहेगा। I0 इज इक्वल टू 3.2 एम्पियर, I इज इक्वल टू 2.8 एम्पियर, टेम्परेचर इज इक्वल टू डैश, T0 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁴ पर कूलम। तो R0 इज इक्वल टू V अपॉन I0
तो इज इक्वल टू 230/3.2 इज इक्वल टू 71.875। हर बार हमको R0 दिया होता है पर इसमें नहीं दिया गया है, तो ये एडिशनल स्टेप है। तो ये याद रखना, R0 इज इक्वल टू V/I0, तो इज इक्वल टू 230/3.2 इज इक्वल टू 71.875। अब हमको पता है V/IR ओम्स लॉ है हमारा भाई। तो R इज इक्वल टू V/I, तो V हमारा है 230, I है 2.8, तो 230/2.8 इज इक्वल टू 82.14। तो R की वैल्यू मिल गई। अब हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये तो आपको मेरे साथ ही लर्न हो जाएगा, मैं इतनी बार बोल रहा हूँ। R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T माइनस T0। तो R इज इक्वल टू 82.14 इज इक्वल टू R0 की वैल्यू 71.875 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻⁴। टेम्परेचर नहीं पता पर T0 दिया गया है 27। तो 82.14 इज इक्वल टू 71.875 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁴ इंटू T-27। तो 82.15 को डिवाइड कर देंगे 71.875, तो वो 1.15 इज इक्वल टू 1.17 इंटू 10⁻⁴ इंटू T-27। तो 0.14 इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁴ इंटू T-27। 823.5 इज इक्वल टू T-27, तो T इज इक्वल टू 850.52 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा टेम्परेचर आ गया। पिछले वाले में 1027 आया था, यहाँ पे 850 आया। शायद टेक्स्ट बुक में 864 है, पर ये नियरली सेम है, तो आपको मार्क पूरे मिलेंगे, उसकी फिक्र मत करना। अब नंबर 9 इम्पोर्टेंट सम है 4 मार्क के लिए। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। तो ये पूरा दिया गया है 10 ओमेगा, यहाँ से A से B जाएगा, A से D जाएगा, B से C, D से C, और ये तो ओवरऑल करंट तो सेम ही रहेगा, खाली अलग अलग डायरेक्शन बदलेगा। हमको वही फाइंड करना है कि ईच ब्रांच में कितना है। आगे हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो चलिए फिर से एक बार समझाता हूँ। देखिए, पहले हमने यहाँ पे लिया है ABDA, मतलब इसका सोल्व करेंगे, बाद में इसका सोल्व करेंगे, बाद में ओवरऑल करेंगे, तीनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, बाद में I1 I2 I3 की वैल्यू मिलेगी, उसको हम रख देंगे, और ब्रांच जो भी ब्रांच में जो करंट जाता है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इतना प्रोसेस हमको करना है। तो अप्लाई KVL ऑन लूप ABDA, सॉरी ABDA, तो -10 ओमेगा, तो माइनस हम उसके डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस आएगा, तो -10 I2 -5 I3 प्लस, क्योंकि हम उसके वो हमारे सामने आ रहा है, प्लस 5 इंटू I1 -I2, तो -10 I2 -5 I3 प्लस 5 इंटू I1 -I2 इज इक्वल टू 0। तो -10 I2 -5 I3 प्लस 5 I1 -5 I2 इज इक्वल टू 0, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 I1 -15 I2 -5 I3 इज इक्वल टू 0। तो 5 इंटू I1 -3 I2, 5 कॉमन कर लिया, -I3 इज इक्वल टू 0, तो I1 -3 I2 -I3 इज इक्वल टू 0, तो I1 इज इक्वल टू 3 I2 प्लस I3। यहाँ तक हम पहुँच गए। नाउ अप्लाई KVL ऑन लूप BCDB, तो BCDB में लगा देंगे हम BCDB। तो देखिए, हम करंट के साथ जा रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, सॉरी नेगेटिव आएगा, उसके खिलाफ जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा 10 I1 -I2, और उसके सामने आएंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो चलिए देखते हैं। -5 I2 -I3 प्लस 10 इंटू I1 प्लस I2 -I3
प्लस 5i3 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई कर देंगे -5i2 प्लस 5i3 प्लस 10i1 माइनस 10i2 प्लस 10i3 प्लस 5i3 इज इक्वल टू 0। तो 10i1 माइनस 15i2 प्लस 20i3 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लेंगे 2i1 माइनस 3i2 प्लस 4i3। 2i1 माइनस 3i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 0। तो वो इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ अब पूरे लूप का ही ले लेंगे फिर से KVL ABCE में। तो ABCDE पूरा ये ले लेंगे। पहले हमने आधा आधा लिया था पर अब पूरा ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा -10i2 माइनस 5i2 माइनस i3 प्लस 10 माइनस 10i1 इज इक्वल टू 0। -10i2 माइनस 5i2 माइनस माइनस प्लस प्लस 5i3 प्लस 10 माइनस 10i1 माइनस 10i1 माइनस 15i2 प्लस 5i3 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो टेकिंग 5 कॉमन, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो -2i1 प्लस 3i2 प्लस i3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो -2i1 माइनस 3i2 इज प्लस i2 प्लस -3i2 इज इक्वल टू 0। तो चलो ये हो गया। अब नाउ एडिंग 2 और 3, ये थर्ड और सेकंड को ऐड कर देते हैं। तो 2i1 माइनस 3i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 0। -2i1 माइनस 3i2 प्लस i3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो -6i2 प्लस 5i3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 4 आ गया। तब हम i1 की वैल्यू नंबर 1 से 4 में रख इन इक्वेशन, ये वो नंबर 4 लिख दिया। अब हम बोलता है हम करेंगे कि वैल्यू ऑफ i1 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 1 में जो i1 की वैल्यू है इसको नंबर 2 में रख देंगे रिस्पेक्टिवली। तो 2 इंटू 3i2 प्लस i3 माइनस 3i2 प्लस 4i3, ये वैल्यू i1 इज इक्वल टू 3i2 वाली वैल्यू है ना, ये रख देंगे नंबर 2 में। तो 2 इंटू 3i2 प्लस i3 माइनस 3i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 0। तो 6i2 प्लस 2i2 माइनस 3i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 0। तो 3i2 प्लस 6i3 इज इक्वल टू 0। तो 3 कॉमन ले लेगा i2 प्लस 2i3। तो i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 -6i2 प्लस 5i3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई और नंबर 5 के 5 इक्वेशन i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 0। तो नंबर 5 इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे तो मिल जाएगा -6i2 प्लस 5i3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 6i2 प्लस 12i3 इज इक्वल टू 0। तो 17i3 इज इक्वल टू -2। 16i3 इज इक्वल -2। तो i3 इज इक्वल टू -2 अपॉन 17 एम्पियर। तो ये i2 की वैल्यू मिल गई। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ i2 एंड i3 इन इक्वेशन 1 रिस्पेक्टिवली, और हमको पता है दोनों की वैल्यू मिल गई i2 और i3, तो i1 में रख देंगे तो i1 की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो i1 इज इक्वल टू 3 इंटू 4/17 माइनस 2/17। तो 12 माइनस 2 अपॉन 17, तो 10 अपॉन 17। तो i1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 17 एम्पियर। अब करंट इन ब्रांच ए बी, तो हमने डायग्राम में देखा कि ए बी की ब्रांच का करंट है i2 इज इक्वल टू 4 अपॉन इज इक्वल टू i2 है। तो i2 का वैल्यू मिल गई 4 अपॉन 17 एम्पियर। अब हम खाली वैल्यू रख देंगे करंट इन ब्रांच सी डी। तो सी डी है i1 इज इक्वल टू i1 माइनस i2 प्लस i3। तो 4/17 माइनस ऑफ -2/17 इज इक्वल टू 6/17 एम्पियर। अब करंट इन ब्रांच सी डी में है 4/17 माइनस ऑफ -2/17 प्लस 10/17। तो आंसर है 6 प्लस 4/17 एम्पियर। 4/17 एम्पियर ये फाइनल आंसर आ गया। अब करंट इन ब्रांच ओ है
डी है सॉरी, तो I1 माइनस I2 है उसकी वैल्यू, तो I1 की वैल्यू 10/17 माइनस 4/17, तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 4/17 एम्पियर। तो करंट इन ब्रांच बी डी में अकेला I3 है, तो I3 इज इक्वल टू माइनस 2/17 एम्पियर। अब पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1 रिस्पेक्टिवली, तो करंट इन ब्रांच CN है, तो I1 इज इक्वल टू 10/17 एम्पियर। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। काफ़ी बड़ा सम था, देख लेना अपने आप, फिर से समझ में ना आए तो, वरना मुझे तो लगता है मैंने अच्छी तरह से समझा है। अब इन ए मीटर ब्रिज फिगर 3.27 द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए when the resistor Y of the 12.5 omega determine the resistance of X when their connection between resistor of a Wheatstone bridge of the thick copper strip। ठीक है, अब दूसरा बोला determine the balance point of the bridge above if X and Y are interchange। अब what happens if the galvanometer and cell are interchanged at the balance point of the bridge। तो बैलेंस पॉइंट ये है, बीटा ब्रिज का हमको पता है, तो चलो पहले डायरेक्ट शुरू ही कर देते हैं। एक्स इज इक्वल टू डैश, वाई इज इक्वल टू 32.5 क्योंकि वो दिया गया है, तो L1 इज इक्वल टू 39.5, तो L2 होगा 100 माइनस L1, तो 100 माइनस 39.5 तो 60.5। एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, तो हमको तो एक्स में इंटरेस्ट है तो वाई इंटू L1 अपॉन L2, तो 12.5 इंटू 39.5 अपॉन 60.5 इज इक्वल टू 8.2 एम्पियर, 8.2 ओमेगा एम्पियर नहीं सॉरी। अब कॉपर बीइंग ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड थिक स्ट्रिप ऑफर वेरी लो रेजिस्टेंस, इट डज नॉट इफेक्ट द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल थ्रू द सर्किट। अब कुछ नहीं, वैसा बोला है कि कॉपर बहुत गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो आपको झटका लग सकता है अगर कॉपर को करेंगे तो। व्हेन इट डस नॉट इफेक्ट द करंट, मतलब वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कौन सा भी इलेक्ट्रिसिटी कौन सा भी वोल्ट पे दो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इट डस नॉट अफेक्ट। अब नंबर 2, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दे, तो एक्स इज इक्वल टू 12.5 ओमेगा, वाई इज इक्वल टू 8.2 ओमेगा, L1 इज इक्वल टू डैश, L2 इज इक्वल टू 100 माइनस L1, तो ये एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। L1 दोनों अननोन है, L1 एंड 2, तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, तो 12.5 अपॉन 8.2 इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1, तो 100 माइनस L1 इज इक्वल टू 82 L2, 8.2 इंटू L1 अपॉन 12.5, तो 100 माइनस L1 इज इक्वल टू 0.656, तो 1.656 इज L1 इज इक्वल टू 100 क्योंकि L1 प्लस यहाँ पे 1 L1 है और वहाँ पे 0.656 है, तो 1.656 L1 इज इक्वल टू 100, तो L1 इज इक्वल टू 100 अपॉन 1.656, तो L1 इज इक्वल टू 60.5 सेंटीमीटर। थस बैलेंसिंग द पॉइंट इज ऑब्टेन फ्रॉम 60.5 सेंटीमीटर। बोल हमको लिख देने कहा कि 60.5 सेंटीमीटर पर रखेंगे हम, तो हमको परफेक्ट बैलेंस वाला पॉइंट मिल जाएगा। अब नंबर सी, व्हेन गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, मतलब बोला गया कि ये दोनों कनेक्शन को उल्टा कर दे, इंटरचेंज कर दे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा। अब नंबर 11, a storage of battery of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 omega is being charged by 120 volt DC supply using a series resistor 15.5 omega. What is the terminal voltage of the battery during charging? What is the purpose of having a series resistor in the charging circuit? तो बोला गया कि एक बैटरी है 8 ओमेगा की स्टोरेज बैटरी जो हम इन्वर्टर में या गाड़ी में यूज़ करते हैं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओमेगा है, उसका वोल्टेज है 120 और सबको सीरीज़ में रखा है, मतलब एक लाइन में रखा है। व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज पूछा है हमको, वोल्टेज वी पूछा है। व्हाट इज़ द पर्पस, मतलब रीज़न मांगा है कि क्यों हम सीरीज़ में रखते हैं, पैरेलल में क्यों नहीं रख सकते, तो जवाब देते हैं। तो E इज इक्वल टू 8 वोल्ट, R इज इक्वल टू 0.15 ओमेगा,
वी एस इज इक्वल टू 120 वोल्ट, आर इज इक्वल टू 15.5 ओमेगा और वी इज इक्वल टू डैश। तो हियर आई, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमने काफ़ी बार यूज़ किया है। आई इज इक्वल टू वी एस माइनस ई अपॉन आर प्लस आर। तो 120 माइनस 8 इंटू वी अपॉन 0.5 प्लस 15.5, तो 1/12 अपॉन 16 इज इक्वल टू 7 एम्पियर। तो ये 7 एम्पियर। अब टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। तो आर 8 प्लस 7 इंटू 0.5, तो 8.8 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 11.5। तो वोल्टेज है 11.5। तो बोला गया द सीरीज रजिस्टर लिमिट्स द करंट, ये रीज़न देने वाला है क्योंकि क्यों रखते हैं। द सीरीज रजिस्टर लिमिट्स द करंट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स इन द एब्सेंस ऑफ करंट कंट्रोलिंग द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, द करंट में बी डेंजरस हाई एंड मे डैमेज द सोर्स। बोला गया अगर सीरीज में नहीं रखेंगे तो करंट के एब्सेंस में उतना ज़्यादा वोल्ट आ जाएगा कि वो पूरी सिस्टम को हिला देगा और और ख़तरनाक भी है कि वहाँ पे बहुत बड़ा डैमेज भी हो जाए, पूरा सर्किट ही जल जाए। तो इसलिए उसका रिस्क नहीं ले सकते वो लोग, ऐसा बोला है। Number 12. In a potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.25 volt gives a balance point at 35 degrees centimeter length of the wire. If the cell is replaced by another cell and the balance point shifts to 63 centimeter, what is the EMF? तो बोला गया है कि पोटेंशियल एनर्जमेंट में वोल्टेज इसका ई एम एफ है 1.25, बैलेंस पॉइंट है 35 सेंटीमीटर, L1 उसको बोलेंगे और L2 है 63 सेंटीमीटर। तो उसका दूसरा ई एम एफ पूछा है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं पर काफ़ी इजी सम है। 1 मार्क का MCQ आएगा और CBSE बोर्ड में है तो 1 मार्क का VSQ आएगा। तो हमको पता है E1 दिया गया है 1.25 वोल्ट, L1 है 35 सेंटीमीटर, L2 है 63, तो E2 कौन सा। तो फॉर ए पोटेंशियोमीटर E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो E2 इज इक्वल टू E1 L2 इंटू L1, कुछ ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो 1.3 वैल्यू है हमारे पास, तो 1.25 इंटू 63 अपॉन 35, तो इसका आंसर है 2.25 वोल्ट। ये नंबर 13, ये लास्ट ये लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। चलिए देखते हैं। उससे पहले आपको बात बोलना चाहूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट उसमें मैं सेंड करता हूँ और सब नोट्स की लिंक भी उसी ग्रुप में आती है, तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। अब नंबर 13, द नंबर डेंसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर कंडक्टर इज इन एग्जाम्पल इज 3.1 इज 8.5 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर पर क्यूब। हमने जो नंबर 1 एग्जाम्पल में फाइंड किया था ना, उसका आगे का कंटिन्यू करना है। तो उसका n दिया गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब n इज इक्वल टू 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर टू अदर एंड, मतलब बोलता है कि 3 मीटर का लंबा वायर है तो एक एक छेड़े से दूसरे छेड़े पर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो टाइम पूछा है। गिवन दैट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 2 मीटर, 2 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो उसका एरिया दिया गया है कि 2 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर एंड इट इज़ कैरिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। तो करंट आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर। एन इज इक्वल टू 8.5 इंटू 10⁻8, एन दिया गया है। टी इज इक्वल टू डैश, लेंथ 3 मीटर है, एरिया दिया गया है 2 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर, करंट है आई इक्वल टू 3 एम्पियर। तो जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, ये हमारा फॉर्मूला है। तो जे को हम लिखेंगे आई बाई ए, क्योंकि हम लिख सकते हैं। तो आई बाई ए इज इक्वल टू एन ई वी डी, तो आई इज इक्वल टू एन ई वी डी इंटू ए। तो वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई है, कुछ नहीं, खाली आई सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो फिर से जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, तो जे को लिखेगा आई अपॉन ए। तो आई अपॉन ए इज इक्वल टू एन ई वी डी, आई इज इक्वल टू एन ई वी डी इंटू ए। तो वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई है। तो आई अपॉन एन ई है, आई अपॉन एन ई को सॉल्व करेंगे। आई की वैल्यू है 3 अपॉन एन 8.85 इंटू 10⁻28, ई 1.6 इंटू 10⁻19 और ए है 2 इंटू 10⁻6। तो वी डी इज इक्वल टू 3 अपॉन 27.2 इंटू 10
3, 0.110 इंटू 10⁻³ तो 1.14 इंटू 10⁻⁴। तो ये हमारा वी डी की वैल्यू आ गई। बट हमको पता है वेलोसिटी है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वी डी इज इक्वल टू एल अपॉन टी। तो हमको जो टाइम चाहिए तो टी इज इक्वल टू एल अपॉन वी डी। तो 3/1.1 इंटू 10⁻⁴, तो उसका आएगा 2.72 इंटू 10⁻⁴ सेकंड, तो 7.55 आवर। तो टाइम टेकन एक छेड़े से दूसरे जाने के लिए टाइम बचेगा, मतलब टाइम लगेगा 7.55 आवर। तो ये हमारा आंसर है नीचे लिख देने का। देयरफॉर टाइम टेकन फॉर गोइंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर इज 7.55 आवर रिस्पेक्टिवली। तो उसके साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म को करता हूँ। अगर कोई भी डाउट तो कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत हार्ड वर्क लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।